हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप गैप सॉल्यूशंस। सो आज के जो हमारे सेशंस रहेंगे, दोज आर बेसिकली जो हमारा लेफ्ट ओवर पार्ट रह गया है आर्ट एंड कल्चर का। जैसे कि कुछ थोड़ा बहुत स्कल्पचर और आर्किटेक्चर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में इवॉल्व हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा जिसमें हम थोड़ा जो टेम्पल आर्किटेक्चर बचा हुआ है, एज इट इज आई हैव कवर्ड लाइक 90% ऑफ द पार्ट इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। बट जो 10% इधर उधर जो रह जाता है, एंड आई डोंट वांट कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए इधर उधर आपको रैंडमली घूमना पड़े। सो वील कवर दैट ऑल्सो। So in this part, we'll cover about sculpture and architecture. And guys, this is if you want to follow our Facebook page, and if you want to personally follow me, this is my Insta ID. So art and architecture here. द ट्रेबियट स्टाइल जो हमारा मिडाइवल पीरियड से पहले जो चलता था, गाइस डिवीजन है जो हमारा मिडाइवल से पहले जो चलता था उसे हम ट्रेबियट स्टाइल बोलते हैं, और जो मिडाइवल में जो जिसको हम मुगल आर्किटेक्चर से कनेक्ट करके देखते हैं उसे हम आर्क्यूएट स्टाइल बोलते हैं। आर्क्यूएट बिकॉज वो आर्क शेप में रहता था बेसिकली। उसके बाद में आपका मुगल रूल स्टार्ट हो जाएगा। देन थोड़ा टाइम बीच में 1540 टू 45 सूरी, देन द मुगल्स। इसमें इस पीरियड के बीच में जो सल्तनत जो हमारा टाइम था 1206 से 1526 तक, उसमें हमारा काफ़ी रीजनल भी इवॉल्व हुआ था अलग अलग जगह पे। उसको भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जिसमें हमारा बेसिकली फेमस है डेक्कन पार्ट वाला, जौनपुर, बंगाल, गुजरात एंड मालवा। सबसे पहले हम आर्किड स्टाइल स्टार्ट करते हैं। द आर्किटेक्चरल स्टाइल अंडर इस्लामिक रूल दैट इज नोन एज आर्किवेट स्टाइल। ट्रेबियट स्टाइल, it was in India in ancient and medieval, and after 1206 आर्कवेट जो था नॉर्थ और डेक्कन में स्टार्ट हो गया। बेसिकली एज आई हैव टोल्ड यू कि जो दिल्ली सल्तनत था उससे पहले के फेज में जो एंशियंट में हमारा स्टार्ट हुआ था उसे हम ट्रेबियट स्टाइल बोलते हैं, एंड जो लेटर में हमारा स्टार्ट हुआ उसे हम आर्कवेट स्टाइल बोलते हैं। देन ट्रेबियट स्टाइल कंटिन्यूड इन मेडाइवल ऑनवर्ड्स इन साउथ। जो ट्रेबियट स्टाइल था वो जो हमारे सदर्न एरिया था उसमें मिडाइवल के पीरियड के बाद भी स्टार्ट रहा हमारा, बिकॉज जो हमको पता है जो सल्तनत जो रूल था और जो मुगल रूल था उसका इन्फ्लुएंस जो था वो नॉर्थ पार्ट में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द सदर्न पार्ट। ओके गाइज, या 1206, then this part arcade style, trapezoid style, arcade style north प्लस डेक्कन एरिया में, एंड ट्रेबियट स्टाइल सादर्न एरिया में। इस पूरे को मिला के हम बोलते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल। ट्रेबियट स्टाइल में के जो हमारे फीचर्स थे वहाँ पिलर्स बनते थे बेसिकली, इसीलिए हम उसको ट्रेबियट स्टाइल बोलते हैं, पिलर्स की वजह से। बीम्स होते थे, लिंटन्स होते थे, कॉबलिंग होता था, टावर बनाए जाते थे, और सीमेंटिंग मटेरियल भी यूज किया जाता था, एंड कुछ ऑर्नामेंटेशन पैटर्न होते थे गाइस। और इसका मोस्टली अगर हमको कर्व लेना होता था, जैसे जो आर्कुएट स्टाइल जो बाद में स्टार्ट हुआ उसके लिए कर्व हमारा ऐसा आता था, लेकिन अगर हमको ट्रेबियट स्टाइल में अगर कुछ कर्व लेना होता था तो मान लीजिए ये दो पिलर स्टैंडिंग है और हम उसको ऐसे बनाते थे, उसमें कर्व नहीं आता था। ये बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा। देन जो आर्कुएट स्टाइल है उसमें एक बेसिक फीचर होता था आर्च का, तो उसमें ये पॉइंटेड आर्च होता था जिसको हम ट्रू आर्च बोलते थे। और इसमें गाइस, वेट अ मिनट, इफ यू कैन अप्रिशिएट दिस थिंग, ये जो स्टोन होता है ये बेस होता है इस पूरे आर्च का, क्योंकि यहाँ पे ये जो स्टोन है इसे हम की स्टोन बोलते हैं, सेंटर स्टोन बोलते हैं। इसका इसी की वजह से जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इंटेक्टली खड़ा हो पाता है। अगर हमने ये स्टोन यहाँ से हटा दिया तो ये पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज की स्टोन। Okay, this is the name of the technology, Versailles, and it may also be round arch। जैसा कि मैंने आपको बताया बाद में जो मुगल टाइम पे जो फेमस हुआ था वो यही राउंड आर्च वाला फेमस हुआ था। अब इसमें आपका एक डोम स्ट्रक्चर भी फेमस था, जैसे डोम, ये आपका रूफ हो गया, रूफ हमने ऐसे बना दिया और ये हमारा डोम स्ट्रक्चर हो गया। बेसिकली मान लीजिए ये आपका हमने रूफ बना दिया, रूफ हमारा ऐसे भी हो सकता है या हल्का कर्व भी हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हमने एक ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम बोलते थे डोम। ओके, देन हमारा मीनारेट्स जो हम सुनते हैं, चार मीनार, जो मीनार्स बनाई जाती थी विद द स्ट्रक्चर जो उससे अटैच्ड भी होती थी एंड समटाइम उससे दूर भी होती थी।
सो इसके ऊपर इस मिनारेट का एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाया जाता था, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो होता था उसे मिनारेट बोलते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे पिलर बनाते हैं, उसके ऊपर हम छतरी बोलते हैं। जैसे कि हमने पिलर्स पढ़े थे पहले, अशोकन पिलर्स पढ़े थे, उसके पार्ट्स थे, इन द सेम वे मिनारेट्स के भी पार्ट होते हैं। कुछ टाइम ये अटैच होते हैं बिल्डिंग के साथ में, कुछ टाइम ये अटैच नहीं होते हैं। मीन दिस वन इज अटैच्ड वाला एग्जांपल एंड दिस वन इज नॉन अटैच्ड वाला। उसके बाद आता है हमारा वॉल्ट्स, सिंपल ये स्ट्रक्चर अगर हमने बना दिया, दिस इज कॉल्ड वॉल्ट। अब यहाँ पे हमारा सीमेंटिंग मटेरियल जो यूज होता था गाइस, दिस इज मोस्टली जिप्सम और लाइमस्टोन मोर्टार। इसका कुछ ऑर्नामेंटेशन वाले पैटर्न्स होते थे। उसमें इस्लाम में क्योंकि जो डिपिक्शन ऑफ लिविंग और चीज़ों का बैन है, हम कोई भी लिविंग चीज़ों से ऑर्नामेंटेशन नहीं कर सकते। जैसे हमारे जो इंडियन कल्चर था पहले, जो इस्लाम इन्वेजन से पहले जो कल्चर था, उसमें हम लोग काफ़ी एनिमल्स को यूज़ कर लेते थे, गॉड एंड गॉडेसेस हमारे यूज़ हो जाते थे ऑर्नामेंटेशन के लिए। लेकिन बाद में क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ें अलाउड नहीं है, तो उसके लिए वो लोग कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करते थे ऑर्नामेंटेशन के लिए। तो ओके, देन यूज ऑफ येलो एंड रेड सैंडस्टोन ड्यूरिंग सल्तनत ऑफ दिल्ली। येलो और रेड सैंडस्टोन का ज्यादा यूज होता था। यूज ऑफ मार्बल ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत, ड्यूरिंग द सल्तनत टाइम। मार्बल का यूज गाइस स्टार्ट तो पहले हो गया था, लेकिन बड़े उसमें जिसे हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो यूज हुआ था, दोज वर अंडर शाहजहां पीरियड। देन ज्योमेट्रिकल डिजाइन, दैट इज स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड सर्कल। एंड डिजाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते थे, जो जानवर या कुछ लोग हैं, उनका आप डिपिक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए व्हाट दे चोज डिजाइन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। दैट कैलीग्राफी इन विच वर्सेस ऑफ कुरान यूज्ड इन अरबिक स्क्रिप्ट। सो अरबिक स्क्रिप्ट itself became an ornamentation form. अब गाइस जब आप चीज़ों का ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं डेकोरेशन में यूज़ करने के लिए, तब आप क्या करते हैं कि जो कुरान हमारी होती है, उनके जो स्क्रिप्ट होता है, जैसे जो कुरान जो बुक है उसके अंदर जो भी कुछ लिखा गया है, वो जो स्क्रिप्ट है उसको हम अरबिक फॉर्म में जो होती है उसको हम लिखवाते हैं दीवालों पे। उसी को हम बोलते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स उससे डिजाइनर स्क्रिप्ट की तरीके से लिखवाया जाता है, सो दैट इट वर्क्स फॉर ऑर्नामेंटेशन ऑफ द बिल्डिंग। देन इस टाइम पे कौन कौन सी आपकी स्टाइल जो फेमस हुई थी, नश्तलिक, टूगरा, कूफी, नक्श एंड अरेबिस्क्यू। इसमें ये फेमस है, अरेबिस्क्यू इज वेरी फेमस, एंड नश्तलिक जो था वो हमारा अकबर के टाइम का फेवरेट हुआ करता था। सो अरेबिस्क्यू ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। इट इज अ मिक्स ऑफ ज्योमेट्रिकल डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन एंड कैलीग्राफी। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग डिजाइन करना है, कोई दीवार डिजाइन करना है, आप उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बना देंगे, प्लस आप उसमें फूल पत्तियों का डिजाइन भी कर देंगे, एंड साथ में आप उसमें कुरान की वर्सेस भी लिखवा देंगे। ओके, देन यूज ऑफ ग्लेज टाइल्स बिगेन टुवर्ड्स एंड ऑफ सल्तनत। सल्तनत टाइम जब एंड होने को था, उसमें आपका टाइल्स का यूज होने लगा, और जो ग्लेज टाइल्स थी वो मुगल पीरियड में बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज किए गए। मोजाइक, मोजाइक जो पैटर्न होता है गाइस, वो मुगल्स में बेसिकली स्टार्ट हुआ। देन ऑब्सिक्टाइल बिगेन अंडर मुगल्स, यूज ऑफ कलर्ड मार्बल। उससे पहले आपका इतना ज्यादा कलर्ड मार्बल्स यूज नहीं किया जाता था, बट इस टेक्निक के अंदर में आपके कलर्ड मार्बल यूज होने लगे। पाइट्रा ड्यूरा, ये गाइस टेक्निक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मेकिंग ऑफ डिजाइन ऑन व्हाइट मार्बल विद द यूज ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स बिगेन्स अंडर मुगल्स। तो मुगल टाइम पे एक जो अदर टेक्निक स्टार्ट हुआ, ये जो प्रीसियस मार्बल्स और प्रीसियस स्टोन्स जो होते थे, उनको आपके डेकोरेशन में यूज किया जाता था। जैसे मान लीजिए आपको एक फ्लावर का डिजाइन बनाना है, तो आपने डिजाइन बना दिया, साथ में यहाँ पे आपने कुछ कुछ स्टोन्स यूज कर दिए। देन यूज ऑफ सर्टेन हिंदू मोटिव्स। अब बेसिकली जो मुगल का आर्किटेक्चर था, तो उसमें कुछ कुछ इंडियन स्टाइल भी इनकॉर्पोरेटेड था, इसलिए उसको हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो उसमें आपका लोटस जो हिंदुइज्म सिंबल होता है, बेल एंड स्वास्तिक, इनका भी यूज किया जाता था। बट इन अकबर्स बिल्डिंग स्वैन एंड एलिफेंट्स ऑल्सो। सो जैसा कि हमको पता है अकबर थोड़ा सा लिबरल टाइप के किंग थे, तो उनके टाइम पे जो स्वैन और एलिफेंट्स थे, उनके भी ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज किया जाने लगा था। अब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग medieval टाइम्स, हम इसको पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द सिंथेसिस बिटवीन व्हाट वाज एग्जिस्टिंग इन इंडिया एंड द इस्लामिक। सो जो पहले से चला आ रहा था प्लस जो मुगल में स्टार्ट हुआ, उन दोनों को मिला के हमने इंडो इस्लामिक बोल दिया। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज सिंथेसिस ऑफ ट्रेविएट एंड आर्क्यूएट। ट्रेविएट स्टाइल और आर्क्यूएट स्टाइल दोनों का सिंथेसिस होता था। This development took place in long period of Islamic rule and interaction and cultural extinguishes, and also because of the employment of the Indian architects. अब बेसिकली आप मान लीजिए मुगल आर्किटेक्चर, मुगल जो आर्किटेक्चर बनाया गया था, तो वहां से किंग्स ही तो आए थे। अब ऐसा तो नहीं है कि वो लोकल अपने जो
जो काम करने वाले होते हैं, जो लोकल वर्कर्स होते हैं, उनको वो साथ लेकर नहीं आए थे। तो जो भी बिल्डिंग्स वो बनवाएंगे, आप उसको लुक भले ही मुगल्स वाला आर्किटेक्चर का दे सकते हैं, लेकिन आपके जो वर्कर्स होंगे वो इंडियन होंगे, तो उसमें वो टच अपने आप आ जाता है। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर हम उसमें हमारा एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, अगर हम उस काम को करेंगे तो वो स्टाइल अपने आप उसमें दिखने लग जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक रीजन जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अब हिंदू मोटिव्स भी यूज होने लगे, जैसे कि जो मुगल आर्किटेक्चर था उसमें बाकी चीजें वो लोग अलाउ नहीं करते थे, लेकिन हिंदू मोटिव्स कहीं कहीं हमको यूज देखने को मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर छतरीज इन द स्ट्रक्चर अटॉप द मिनरेट्स अराउंड द डोम्स। जैसे कि हमने बताया था आपको, जो पहले अशोकन पिलर्स पड़े थे तो उसमें ऊपर वो लगाया जाता था अबेकस, देन छतरी भी आप जिसको बोल सकते हैं, देन हमने स्तूप आर्किटेक्चर भी पढ़ा था, उसमें भी छतरी का रोल था। सेम हियर ऑल्सो, जो पिलर छतरी थी वो यहाँ भी बनाई जाने लगी थी। देन यूज ऑफ सेवरल पिलर्स इन द स्ट्रक्चर इन फतेहपुर सीकरी, जो पंचमहल और जोधाबाई पैलेस जो था उसमें काफी सारे पिलर्स का यूज किया गया। एंड पिलर्स हमारा बेसिकली ट्रेबियट स्टाइल का मेन फीचर है। Then, in the tomb of Ghiyasuddin Tughlaq, the dome has a character feature of अमलक and कलश। तो guys ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अमलक और कलश जो हमारा बेसिकली इंडियन स्टाइल उसमें ज्यादा आता है। Then combination of arch and beam in the building of Firoz Shah Tughlaq and in regional styles like Malwa style and Sharqi style, Jaunpur style. So many early buildings during Sultanate constructed with the use of pillars and beams. Arches constructed in early structures using horizontal courses and ornamentation pattern of Qutub Minar shows Indian ornamentation pattern. So basically ये होता था कि दोनों का amalgamation हो गया था, जो हमारा ट्रेविएट स्टाइल था प्लस हमारा आर्क्वेट स्टाइल था। देन आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मुगल गार्डन। सो इंट्रोडक्शन जो इसका किया था बाबर ने किया था। जो स्टाइल है चारबाग स्टाइल, चारबाग स्टाइल का मतलब होता है, मान लीजिए ये आपका बिल्डिंग है, ये चार पार्ट में आपका इधर डिवाइड करके चारों तरफ आपका 1 2 3 4 गार्डन बनाया जाएगा। सो दैट इज नोन एज चारबाग स्टाइल। अब इसका एक स्क्वायर प्लान होता है, divided into quarters by paved path radiating a central square on which usually a pavilion was built. फाउंटेन्स नॉर्मली फीचर्ड। अब यहाँ पे आपका गार्डन है तो यहाँ पे फाउंटेन्स भी बनाए जाते थे। दे वर इंक्लूडेड इन ऑलमोस्ट ऑल पैलेसेस एंड टॉम्स, सभी जगह बनाए जाते थे। मैनी वर लेड आउट प्योरली फॉर रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट। सो बेसिकली जो चारबाग स्टाइल जो बनाया जाता था ये एंटरटेनमेंट के और रिक्रिएशन के पर्पज से बनाया जाता था। मतलब अगर आपको घूमना है, वॉक करना है, सो दैट इज बेसिकली फॉर दैट पर्पज। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है जंतर मंतर। Originally, yantra mantra was literally यंत्र इन इंस्ट्रूमेंट एंड मंत्र इज फॉर्मूला। सो बेसिकली ये हमारा, अगर हम कह सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी प्लस सम साइंटिफिक स्टडीज लाइक मैथ्स एंड ऑल। तो उसमें आपके फॉर्मूलाज भी यूज हो जाते थे, मंत्र यंत्र वगैरह यूज हो जाते थे। इसको मिला के बनाया गया था जंतर मंत्र की जितनी भी बिल्डिंग्स है। सो बिल्ड बाय राजा सवाई जयसिंह, पॉपुलरली नोन एज एस्ट्रोनॉमर किंग। सो इसको हम जो एस्ट्रोनॉमर किंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाए थे उससे ट्राई करते थे डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज करने का रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी। सो बिल्ट इन दिल्ली इन अबाउट 1710, about the same time built in 4 other places like उज्जैन, जयपुर, बनारस एंड मथुरा। सो दिल्ली में जंतर मंतर फेमस ही है गाइस, लेकिन उसके अलावा 4 और जगह पे बनाया गया था, उज्जैन, जयपुर, बनारस एंड मथुरा। स्ट्रक्चर इन दिल्ली रिप्रेजेंट द मॉडल। The structure is primarily an astronomical observatory meant for astronomical observations in 5 palaces because he wanted to a comparative study। अब जब एक जगह पे बनाते हैं उसका स्टडी लेंगे so that would not be a comparative study। so उन्होंने 5 अलग अलग जगह पे बनवाया। It consists of many structures. One is Samrat Yantra. This is the largest structure, a huge sundial. Second structure is known as the Jai Prakash. This is the complementary concave curved building. So ये इसी से related structure है guys, सम्राट यंत्र और जय प्रकाश। Then third structure is Ram Yantra, 2 large half circle building, each forming a circle. Next is Mishra Yantra, so named because it is the structure representing mixed instrument and numbering 5. सो बेसिकली ये सारे उन्होंने जंतर मंतर के अंडर में अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। बिसाइड्स दीज 2 पिलर्स दैट इज साउथ वेस्ट ऑफ मिश्र यंत्र, और जो हमारा लास्ट वाला जो था मिश्र यंत्र उसी के साउथ में 2 पिलर्स भी बनाए गए थे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्कल्पचर आर्ट इन मेडिवल टाइम्स बट दोज वर इंडिपेंडेंट। जो भी हमारा अभी तक हमने पढ़ा वो एक लार्ज एरिया में था,
बट अभी जो हम पढ़ेंगे वो रीजनल वाइज पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इसमें हमारा आ जाता है कश्मीर स्कल्पचर आर्ट, जो 7th to 12th सेंचुरी तक चला। सो मेटेरियल वाइज स्टोन स्कल्पचर, मेटल स्कल्पचर एंड आइवरी स्कल्पचर, इसमें ये तीनों यूज होता था, स्टोन, मेटल एंड आइवरी। एंड थीम्स वाइज बोथ रिलीजियस भी होता था और सेक्युलर भी होता था, लेकिन रिलीजियस थोड़ा ज्यादा डोमिनेटेड था। रिलीजियस थीम्स इसमें आपके हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों को डिपिक्ट किया गया था। इसमें से कुछ स्टोन इमेजेस इंपॉर्टेंट हैं, जो है विष्णु और इंद्राणी, और उसमें एक 3 हेडेड ब्रह्मा, उनका भी स्कल्पचर बनाया गया। इम्पॉर्टेंट मेटल इमेजेस जो है दैट इज सन गॉड, बुद्धा, बोधिसत्वा, और इम्पॉर्टेंट आइवरी इमेजेस जो है ब्रह्मा, इंद्र एंड बुद्धा। उसके बाद हमारा आ जाता है पाला स्कल्पचर आर्ट, मिड 8th सेंचुरी एडी टू अर्ली 12th सेंचुरी एडी। मटेरियल वाइज स्टोन आर्ट एंड मेटलिक आर्ट, थीम वाइज एसेंशियली रिलीजियस, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड बुद्धिस्ट थीम। सो इसमें भी पाला आर्ट में भी आपका हिंदू और बुद्धिस्ट थीम ज्यादा प्रोमिनेंट था। देन स्टोन यूज लार्जली ब्लैक स्टोन ज्यादा यूज किया गया, व्हाइट स्टोन ज्यादा यूज किया गया। मेटल मोस्टली ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। सो मेटल स्कल्पचर आर्ट शोज हाईली डिग्री ऑफ स्किल एंड सुपर क्राफ्टमैनशिप। इसके आपके कुछ इंपॉर्टेंट हिंदू थीम्स जो है वो स्टोन में मिल जाएंगे, जो कि सन गॉड है, गणेश है, विष्णु है, अर्धनारीश्वर है और नटराज है, जिसमें नटराजा हमारा बहुत फेमस है गाइस। पाला नटराजा एक अलग से टॉपिक है पूरा। सो इसमें हम पढ़ते हैं पाला नटराजा में है 10 आर्म शिवा, शिव जिनके 10 हाथ हैं, डांसिंग अटॉप नंदी, पार्वती ऑन लायन एट राइट साइड एंड गॉडेस गंगा ऑन मकर एट लेफ्ट साइड। सो आपके इसमें शिव है बीच में, जो नंदी है, उसके बाद आपके राइट साइड में आपकी पार्वती है जो लायन के ऊपर बैठी हुई है, एंड आपके लेफ्ट साइड में गंगा है जो मकर के ऊपर बैठी हुई है। And important examples of Hindu themes in metal are Vishnu and Balaram. Major images representing Buddhist themes both in metal and stone are Buddha and Bodhisattva. So guys basically हम देख रहे हैं कि रीजनल में हमारा हिंदुइज्म और बुद्धिज्म वो ज्यादा ही प्रेवलेंट है। Then one is seated Buddha in Bhumi Sparsh Mudra, and the one is Bodhisattva in Tribhang pose and Anjali Mudra. So guys ये सारी जो मुद्रा वगैरह हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले एक लेक्चर में पूरा डिटेल में कवर कराया हुआ है, तो मेक श्योर यू रीड अबाउट दैट। देन नेक्स्ट है हमारा चोला स्कल्पचर आर्ट, 9th to 12th century, mainly metal sculpture art and bronze, and images are clothed and ornamented. Themes are mainly religious. रिलीजियस थीम्स का डिपिक्शन है आपका अलवर सेंट्स का एंड नारायणार सेंट्स का। सो गाइस दो टाइप के सेंट्स होते थे हमारे, अलवर एंड नयनार्स। तो अलवर्स जो थे वो वैष्णवाइट्स थे और नयनार्स जो थे वो सेवाइट थे। तो अब इसमें 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी एडी तक था, ये हमारा साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा फ्लरिश किया था, और ये 6th to 9th सेंचुरी एडी तक अगेन इन साउथ इंडिया। सो बोथ ऑफ दीज गाइज रिस्पॉन्सिबल फॉर भक्ति मूवमेंट ऑल्सो। एंड जो हमारे अलवर सेंट्स थे वो 12 इन नंबर हुआ करते थे, एंड द सेकेंड वन वॉज अ वुमेन जिनका नाम था अंडाल। और जो नयनार सेंट्स थे हमारे वो 63 इन नंबर थे, उनमें एक जो वुमेन थी हु वाज कराइकल अम्मैयार। तो ये नाम आप गाइज याद रख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम से पूछ लेते हैं कि जो हमारे अलवर सेंट्स थे उसमें विमेन जो सेंट थी उनका नाम क्या था, या कितने नंबर में थे, जो नयनार सेंट थे वो कितने नंबर में थे। सो गाइज यू रिमेंबर वैष्णवाइट्स वर 12 and Nainars were 63 in number. Then हमारा Nataraj, then Krishna, then Bodhi and Bodhisattva. Images also formed part of temple rituals, ceremonies, and they were on processions also. So basically जो भी images थी उनको हम rituals जो होते थे, अलग अलग पूजा विधि वगैरह जो होती थी, ceremony जो होती थी, उनमें भी यूज करते थे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा चोला स्कल्पचर आर्ट इमेजेस ऑफ नटराजा। ये तो गाइस हम सबने देख रखे हैं, जो डांसिंग के लिए काफी ज्यादा फेमस होते हैं चोला नटराजा। तो उसमें हमारा पेरिस्टियल ऑन विच लाइज अपस्मार, ओके, सबसे नीचे जो होते हैं वो अपस्मार उनका नाम। देन दिस ड्वार्फ रिप्रेजेंट एन इविल एंड इग्नोरेंस, ओके, उसका मतलब होता है जो भी बोना जो आदमी था उसका मतलब है इविल और इग्नोरेंस। ओके वेट अ मिनट, लेट मी क्लियर दिस। देन आपका सर्कुलर रिंग ऑफ फायर, जो अलग से जो सर्कुलर में जो रिंग ऑफ फायर जो ऐसा लगता है जैसे आग निकल रही है, दैट आपका रिप्रेजेंट्स बर्निंग अराउंड द ह्यूमंस। एंड फिर शिवा राइट लेग इज ऑन द ड्वार्फ एंड लेफ्ट इज ऑन लिफ्टेड विद अ बेंड। और इसमें जो शिवा है उनके जो राइट जो पैर है वो ड्वार्फ के ऊपर है, वो जो बोना आदमी है उसके ऊपर रखा हुआ है,
और शिवा की इसमें 4 आर्म्स को डिपिक्ट किया गया है। द फ्रंट लेफ्ट हैंड, जो सबसे वाला जो पहला वाला जो लेफ्ट हैंड है वो दंडोबत और गजहस्त मुद्रा में है। देन रिफ्यूजेस ऑफ द सोल, जो आपका सोल को रिप्रेजेंट करता है, लेफ्ट फ्रंट हैंड। देन फ्रंट राइट हैंड इज इन द अभय मुद्रा, वो आपका अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब होता है प्रोटेक्शन और ग्रांट। देन आपका रियर लेफ्ट हैंड, जो पीछे वाला लेफ्ट हैंड है चारों में से, होल्ड्स अ फ्लेम सिंबलिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो आपको डिस्ट्रक्शन को सिंबल करता है। देन रियर राइट हैंड, जो पीछे वाला राइट हैंड है, वो उसमें एक स्मॉल ड्रम है, जिसे हम डमरू बोलते हैं, उसका मतलब होता है क्रिएशन। And then Shiva has looks of hair, then radiating out towards the circular ring of fire. So basically हम देखते हैं कि यहाँ शिवा है, यहाँ पे एक गोना आदमी है जिसको हम अपस्मारा बोलते हैं, जो ईविल का प्रतीक होता है हमारा। उसके बाद उनके 4 हाथ भी हैं, हर एक हाथ है उसका जो मतलब है वो अलग है, वो अलग डिपिक्ट करता है। और शिवा जो है उनके बाल जो लॉक्स है हेयर के, वो ऐसा लगता है जैसे सर्कुलर रिंग ऑफ फायर जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, इसका आप एक काम कीजिएगा, इस लेक्चर के बाद जरूर से जरूर आप गूगल करके उस इमेजेस को देखिएगा और इन चीजों को आइडेंटिफाई करने का कोशिश कीजिएगा। Then Shiva wears a snake as an ornament which also symbolizes an evil egoism. तो शिव है हमारे, वो गले में जो हमने नॉर्मली भी देखा होगा स्नेक पहनते हैं, उसका मतलब होता है एक evil egoism. That Shiva wears skin of tiger. Tiger also represent an evil, that is beastly nature of sages. जो टाइगर की जो खाल जो होती है, स्किन जो होती है, जो शिवा पहनते हैं, उसका मतलब होता है एक ईविल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, बीस्टली नेचर को रिप्रेजेंट करता है, साधुओं का जो ईविल नेचर होता है। Then according to legend, sages made a plan to destroy Shiva and created one by dwarf, a tiger, a snake. But Shiva overcome all the three. In legend, these three known as three evils. So basically इसकी कहानी ये थी, जो सेजेस जो थे, साधु जो थे, उन्होंने प्लान किया कि हम शिव को डिस्ट्रॉय करेंगे, और उन्होंने इसी के लिए वन बाय वन अलग अलग चीजों को बनाया। तो सबसे पहले उन्होंने एक ड्वार्फ आदमी को बनाया, भूना आदमी आपस मारा, एंड उसके बाद उन्होंने एक टाइगर को बनाया, देन उन्होंने स्नेक को बनाया। तो उन्होंने इन तीनों को शिवा के पास भेजा उनको मारने के लिए, एंड कंबाइनली इन तीनों को हम 3 इविल्स बोलते हैं। लेकिन शिवा ने उन सबको ओवरकम किया। ड्वार्फ के ऊपर उनका पैर है, टाइगर का उन्होंने स्किन निकाल के अपने ऊपर पहना हुआ है, एंड स्नेक को उन्होंने अपने गले में डाल दिया है। Then image is ornamented, that is Shiva wear earrings. जो इमेज है हमारा जो नटराज का, उसमें जो शिव है उन्होंने इयरिंग्स भी पहन रखा हुआ है। सो गाइस, ये तो हमारा चोला नटराजा कंप्लीट हो गया। देन तांडव, तांडव के बारे में आपने काफी सुना होगा। So description of Tandav is in literature and inscription bodies, sculpture, art and painting also throw light on this. So usually जो शिवा को दिखाया जाता है वो तांडव करते हुए दिखाया जाता है। तांडव has many forms, जिसमें आपके 2 टाइप के होते हैं, एक रुद्र तांडव होता है, एक आनंद तांडव होता है। रुद्र तांडव जो होता है वो हमारा वायलेंट और विग्रस डांस फॉर्म होता है। आनंद तांडव जो है वो आनंद और डांस ऑफ ब्लेस और जॉय, जब हमको अच्छा लगता है उसको, जब भी शिव खुश होते हैं, शिव ब्लेस्ड फील करते हैं, तब वो आनंद तांडव करते हैं। शिव इज कंसिडर्ड एज लॉर्ड ऑफ डांस एंड दिस फॉर्म इज शिव ना नटराजा, जो हमारा नटराज का जो फॉर्म है उसमें डांस फॉर्म का ही डिपिक्शन है। तांडव रिप्रेजेंट अ साइकिल ऑफ क्रिएशन, परसिवरेंस एंड डिस्ट्रक्शन। जो तांडव है उसको हमारे एक साइकिल को डिपिक्ट करता है, जिसमें सबसे पहले आपका क्रिएशन होगा, फिर आपका परसिवरेंस होगा, देन आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा अल्टीमेटली। Under this, the act of destruction becomes act of creation. This also symbolizes that death is but the prelude to life. So इसमें दिखाया गया because it's a cycle, तो इसमें दिखाया गया है कि जहाँ से इंसान की मौत होती है, मृत्यु होती है, वहीं से इंसान दूसरा जन्म ले लेता है। So it means जहाँ से आप मरते हैं वहीं से आप एक और लाइफ को स्टार्ट कर देते हैं। Tandav symbolizes image of rhythmic play as the source of all movement within the cosmos. So cosmos जो है वहां से सारा का सारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तांडव का ये बेसिक सिंबल होता है। एंड ट्रेडिशनली प्लेस ऑफ डांस इज चिदम्बरम, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। सो तांडव को, इसी फॉर्म को, शिवा के इस फॉर्म को हम सेंटर ऑफ यूनिवर्स भी मानते हैं। सो गाइस, इट वाज इट। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। सो इसमें हमें जो स्कल्पचर था, जो भी आर्किटेक्चर था, जो मॉडर्न फॉर्म में स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे।
Trends in of architecture, regional 18th to 19th century. Lucknow was the capital of Awadh, emerged as an important center and followed architecture style of Mughals but less in the dignified form. अब यहाँ पे जो लखनऊ था वहां पे स्टार्ट हुआ मतलब इवॉल्व किया था मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल, लेकिन थोड़े से लेस डिग्निफाइड फॉर्म में था. सम इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स आर इमाम बाड़ा, रूही दरवाजा सिकंदराबाद में, देन किजा बाजार, चौलखा दरवाजा and etc. And some places were constructed in Bharatpur and Jaipur. Some mosques were constructed in Murshidabad, Bengal. And in some areas, there were some imitations of Western style also in 19th century, जिसका एग्जाम्पल हमको मैसूर, बड़ौदा और हैदराबाद में मिल जाता है. सो बेसिकली 18 से 19 सेंचुरी जब हम आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, वेस्टर्न स्टाइल का इन्फ्लुएंस भी हमारे में दिखने लग जाता है. So then British architecture. Second half of the 18th and first half of the 19th century. Several public buildings were constructed in various cities by British engineers. These structures were usually modeled on contemporary or near contemporary buildings of England with slightly adaptation to suit Indian conditions. So basically तो वही बनाते थे लेकिन उसका कुछ adaptation होता था जिससे वो Indian conditions, Indian climate and weather में survive कर रहे. Then Palladian style or Baroque style were prevailing styles in England, which influenced building activities in India by British. So ये आप guys याद रख लीजिएगा, ये as such terms की तरीके से पूछा जा सकता है. Then Palladian style or European style, which originated in 16th century in the designs of Vatican architecture and Andrea Palladic, and its characteristic features was symmetrical design. So basically इसका Palladian style का जो characteristic feature होता है symmetrical design बनाए जाते हैं. Symmetrical मतलब बिल्कुल एक जैसे. The Baroque style originated in 16th century in Italy and it is characterized by dramatic use of light. इसमें light का use बहुत होता है and light and shade contrast through many windows and rich use of color and ornamentation and large scale ceiling fresco and central projection in the facade. तो सीलिंग जो होती थी, घरों की छत जो होती थी, उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स, फ्रेस्को मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो वॉल पेंटिंग्स होती थी उसको बोलते हैं. उसमें बहुत ज्यादा फ्रेस्को बनाया जाता था, बहुत ज्यादा लाइट का यूज किया जाता था और लाइट और जो शेड्स होते थे, कलर्स होते थे, उनका बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, रिच यूज किया जाता था. सो दिस स्टाइल इज नोन एज बैरक स्टाइल. एंड सम इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स ऑफ दिस पीरियड आर सेंट जॉन्स चर्च कैलकाटा का, मेटकाफ हाउस दिल्ली में, गवर्नमेंट हाउस कैलकाटा में. British architecture in second half of 19th century. The architecture of this period represents a blend of Western style and Indian style. Indian style represent Indo-Islamic and Western during this time is Gothic and Neoclassical. So guys इस time पे जो architecture develop हुआ उसको हम Gothic style और Neoclassical style बोलते हैं. Gothic style originated in France in 13th and 14th century and developed further. It is characterized सबसे पहले पॉइंटेड आर्चेज होंगे, जो आर्च बनाया जाएगा वो पॉइंटेड होगा, लार्ज विंडोज होंगी, बहुत बड़ी बड़ी विंडोज, टॉल थिन पिलर्स एंड वॉल्स एंड ऑर्नामेंटेड फैसाड्स एंड स्पायर्स एंड पिनिकल्स. सो ये सब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे गॉथिक स्टाइल के. एंड न्यू क्लासिकल स्टाइल इज द न्यू वर्जन ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज स्ट्रक्चर्स, इसमें डोम्स बनेंगे, फसाड्स बनाए जाएंगे एंड पोर्टिका बनाया जाएगा. देन आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द गिवन डिफरेंट नेम्स बिकॉज ऑफ द सो मेनी ब्लेंड्स. अब उस टाइम पे अलग अलग काफी सारे बनाए जा रहे थे, कुछ ग्रीक से इन्फ्लुएंस थे, कुछ रोमन से, कुछ इटली से, तो उसको अलग अलग नाम देना जरूरी था क्योंकि उसमें जब हम यहाँ बना रहे थे तो बिल्कुल ब्लेंड हो गए थे तीनों स्टाइल. तो इस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं दोज आर विक्टोरिया टर्मिनल बॉम्बे, राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता, हाई कोर्ट कलकत्ता, हाई कोर्ट बॉम्बे, मिंटो बॉम्बे, then GPO Calcutta, Victoria Public Hall Madras and etc. Then British architecture in first half of 20th century. One center of building activities was Calcutta, where famous Victoria Memorial was constructed. Its foundation was laid in 1906 and was completed in 1921. It is built mainly of white marble and was designed by designer William Emerson. Then Victoria Memorial, though conceived by Western style, yet it incorporates certain elements or motifs of Indian sources. Obviously, guys, यहाँ बनेगा तो कुछ ना कुछ स्टाइल तो उसमें आ ही जाता था. Then second center was Bombay. सबसे पहले आपका कलकत्ता, second center Bombay, where some important structures were created like Gateway of India, Prince of Wales Museum,
Then museum in 1905 and Gateway of India in 1911 designed by George Whitted. ये नाम आप याद रख सकते हैं. Then third center was New Delhi. Construction of new capital began in 1911. Capital inaugurate हमारा किया गया था 1931 में. The two main architects were Edwin Lutyens and Edward Baker. Later two more joined, John Marshall and Hart Baker. सो गाइस सबसे ये तो हमको पता ही है ल्यूटियंस दिल्ली जो हम सुनते रहते हैं नाम, वो इसी के नाम पे पड़ा हुआ है. जो एडवर्ड ल्यूटियंस थे उन्होंने इसको डिजाइन किया था न्यू दिल्ली को अंडर एसोसिएटेड एरिया. सो दैट्स व्हाई दोज प्लेसेस आर नोन एज ल्यूटियंस दिल्ली नाउ. एंड उनके साथ थे हमारे एडवर्ड बेकर. उसके बाद हमारे दो लोगों ने और ज्वाइन कर लिया, जॉन मार्शल एंड हैरेड बेकर. उसके बाद आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो थे जो अभी हमने देखे, इंडिया गेट, वाइसराय हाउस, पार्लियामेंट हाउस, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक. Design and style represent a blend of Western and Indian. John Marshall designed beautiful gardens, Lutyens designed India Gate, and Harriet Baker designed Secretariat buildings. फिर आपका आता है पोस्ट 1947 का ट्रेंड, जब हमारे ब्रिटिशर्स यहाँ से जा चुके थे उसके बाद में बिल्डिंग्स के डिजाइन कैसे हुआ. तो डिपार्चर फ्रॉम द ट्रेंड ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स इन द पास्ट. उससे पहले जो रिलीजियस बिल्डिंग बनाई जाती थी वो थोड़ा सा उनसे डिपार्ट कर गया. Then departure from the tradition of magnificent structure symbolizing power. अब पहले के टाइम पे क्या होता था गाइस कि किसी राजा को अपना महल बनवाना है तो ऑब्वियसली वो जितना बड़ा महल बनवाएगा इट रिप्रेजेंट्स कि वो राजा उतना ही ज्यादा पावरफुल है, उतना ज्यादा शक्तिशाली है. लेकिन अभी वो ट्रेंड थोड़ा सा कम हो गया. कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, कॉन्फ्रेंस, लाइब्रेरीज. देयर इमर्ज्ड हाउसिंग कवर्ड फॉर कॉमन मैन ऑल्सो. सो उससे पहले क्या होता था कि आम जो जनता होती थी उसके लिए सरकार घर नहीं बनाती थी, लेकिन यहाँ पे ये शुरू हो गया कि हाउसिंग कॉलोनीज डेवलप होने लग गए. पब्लिक बॉडी लाइक CPWD एंड अलग अलग आपके जो पब्लिक ऑफिसेज बनाए जाते थे वो बनाने जाने लगे फॉर द फाउंडेड इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. Then foundation of school of planning and architecture which promote the study of architecture under urban planning. आपके जो अलग अलग स्कूल प्लानिंग होने लगा, आर्किटेक्चर के स्कूल्स बनने लगे जिससे हमारी अर्बन प्लानिंग को हेल्प मिला. मैनी इंडिविजुअल आर्किटेक्ट्स ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड लाइक लॉरी बेकर, जो हमारे 1947 के बाद में भी जिनका हमने हेल्प लिया, लॉरी बेकर, चार्ल्स कोरिया, हाफिज कॉन्ट्रैक्ट, देन राज रिवल, देन शीला शिवप्रकाश and others. Then हमारा सबसे इम्पोर्टेंट हम एक जो नाम सुनते हैं, ली कॉर्बुज़ियर, a French architect and planner summoned by जवाहरलाल नेहरू who built चंडीगढ़, जिसको आपने 1951 से 65 के बीच में बनाया था. ये गाइस हमने काफी सुन रखा होगा कि जो हमारा चंडीगढ़ सिटी है वो एक प्लान सिटी है, तो उनको प्लान करने वाले कौन है, ली कॉर्बुज़ियर. एंड this emerged as Indian greatest planned city based on rectangular grid pattern. It is sector based. Sector is a self-sufficient unit. So guys, why Chandigarh is so famous? Because पहली बात तो ये ग्रिड पैटर्न पे बना था, जैसे हमारे हड़प्पन कल्चर में बनाया गया था, वो सेम हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ काइंड ऑफ थिंग. एंड उसको सेक्टर में डिवाइड किया गया था, ये एक सेक्टर हो गया, ये दूसरा सेक्टर हो गया. एंड ये सेक्टर मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट यूनिट होता था, मतलब कि जो भी रोजमर्रा की चीजें होती हैं जिनकी जरूरत होती है तो आपको एक सेक्टर में सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाएगा. In recent time, there has emerged a trend of low cost flooring for common people, जिसमें आपके लो कॉस्ट के हाउसिंग बनते हैं, जो जिसको हम हाउसिंग बोर्ड सोसाइटीज, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीज बोलते हैं, लो कॉस्ट के जो आम लोगों के लिए बनाए जाते हैं. कंसर्न फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न फॉर एनर्जी एफिशिएंट, प्रॉपर लाइट एंड स्पेस. देन हमारा आ जाता है मॉडर्न स्कल्पचर. सो ये तो गाइस हो गया हमारा बिल्कुल एंशिएंट में हमने कैसा किया, मेडाइवल में कैसा किया, मॉडर्न में कैसा बना. अब मॉडर्न में स्कल्पचर कैसे बनने लगे हैं ये हम देख लेते हैं. अभी तक हमने देखा कि आर्किटेक्चर कैसा था, घर कैसे बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स कैसी बनाई जाती थी. नाउ मॉडर्न स्कल्पचर आर्ट इमर्ज्ड इन अर्ली 20th century. It shows a departure from the past trend which was dominated by religious theme as it is कि जैसे जो बिल्डिंग्स थी वहां से भी रिलीजियस थीम्स कम होने लगी, स्कल्पचर से भी रिलीजियस थीम कम होने लगी थी. It now represents secular character and Western influences also. In 1940s emerged Ram Kinkar Baiji, who is also known as the father of modern sculpture. He blended Indian Western and modern concept, and he experimented with unconventional material like concrete, like cement, wood and gravel. अब ये material use होने लगा, cement, wood, gravel. Then in post 1947 rise of Somnath Fort
and he made tremendous contribution to development of modern sculpture. He created sculpture, wait a minute guys, yeah, so he created sculpture in small format which could be carried, उसको आप लेके जा सकते हैं, मतलब छोटे छोटे आपके स्कल्पचर बनाए जाएंगे जो पोर्टेबल होंगे. एंड ही ब्रॉट स्कल्पचर क्लोजर टू कॉमन मैन. पहले जो स्कल्पचर बनाए जाते थे काफी बड़े बड़े होते थे, लार्ज साइज होते थे, तो वो या तो मंदिरों में आपको मिल जाएंगे या राजा के जो महल होते थे उनमें आपको मिल जाएंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ दीज मॉडर्न टेक्निक्स वो छोटे बनाने जाने लगे और उसको कॉमन लोगों तक पहुंचाया गया. In post-independence era, some others like Satish Gujral, Krishna Reddy, Tapan Talgudar, and Dhruv Mishri, Amish Kanpur also made contribution to development of modern sculpture. ये कुछ नाम है guys जो modern sculptures थे. A very unique sculpture of his kind was Nek Chand. He was self-taught sculpturist and he created iconic rock garden in Chandigarh. So जो आप आज सुनते हैं very famous rock garden by Nek Chand, which has huge number of images created from waste material like bangles, tiles, electrical fittings and crockery. So why ये famous क्यों है guys? क्योंकि इसमें काफी सारा जो waste है, so waste से लेके आपका एक बहुत beautiful सुंदर garden इन्होंने बनाया, that's why they are famous. And in 1990s onwards, trend of modern sculpture has been getting decline from rigid ideology and academic tradition to cult of एक्सप्रेशन बिकमिंग इम्पोर्टेंट. सो गाइज बाद में क्या हुआ, आपके जो पहले जो पोस्ट 1990 से पहले जो ट्रेंड था उसमें आपके मतलब बड़े बड़े से छोटे स्कल्पचर तो बनने लगे थे लेकिन उनका स्टाइल अभी भी वही था. लेकिन 1990s के बाद में क्या हुआ, आपका जो रिजिड आइडियोलॉजी और एकेडमिक स्टाइल ऑफ ट्रेडिशन था वो बंद हो गया एंड एक्सप्रेशन वाला स्टाइल ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जैसा कि हमने पेंटिंग्स में भी देखा था. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जैसे स्टार्ट हो गई थी एंड इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा फोकस था. इन द सेम वे स्कल्पचर में भी आपका वही ट्रेंड स्टार्ट हो गया. सो गाइज दिस इज इट फॉर दिस सेशन एंड अगर आपको लगता है ये सेशन वाज वर्थ वाचिंग, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट सेक्शन में हम मोस्टली टेम्पल आर्किटेक्चर को फिनिश कर देंगे जो हमारा 10-20% पार्ट बचा हुआ है. सो टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे.